उद्देश्य क्या है, यानी हमने देख लिया विदेश नीति का आशय क्या है, उद्देश्य क्या है, इसको प्रभावित करने वाले कारक क्या है, निर्धारक क्या है, यही हमने देखा था, है ना। सामान्य तौर पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किसी भी राष्ट्र द्वारा अन्य राष्ट्र, संस्था, संगठन के साथ संबंध स्थापना के लिए बनाई गई नीति क्या है, विदेश नीति। और विदेश नीति का उद्देश्य ही क्या है, बहुत व्यापक उद्देश्य है, अपने राष्ट्र हित की पूर्ति करना, अपने नागरिकों की सुरक्षा, अपनी सीमा की सुरक्षा, अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपने आर्थिक हितों को पूर्ण करना। तो ये सभी जो है विदेश नीति की का उद्देश्य है। जैसे कुछ संविधान में वर्णित उद्देश्य हैं, जैसे हमने कल चर्चा की, अनुच्छेद 51 के अंतर्गत भारतीय विदेश नीति से संबंधित कुछ संविधान में वर्णित प्रावधान है, जैसे अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा को कायम रखना, राष्ट्रों के मध्य जो उनकी संधि समझौता है उनका सम्मान करना, कोई भी विवाद है उसका शांतिपूर्ण मध्यस्थता के जरिए समाधान करना, तमाम ये सब कुछ सामान्य उद्देश्य हैं जो सभी आप सब जानते हैं, जैसे राष्ट्रीय हित की पूर्ति करना, सीमा की सुरक्षा, नागरिक की सुरक्षा, अपने आर्थिक हित की बात करना, तमाम ये सब हमने बात कर लिया था। चलिए ठीक है, अब बच्चों कमेंट कम करिए प्लीज। निर्धारक, विदेश नीति को निर्धारित करने में कई कारक हैं और उन सब की हमने चर्चा की। क्या क्या कारक हैं अगर हम देखें विदेश नीति को निर्धारित करने वाले कारक, तो पहला कारक क्या है, भौगोलिक कारक, है ना। भूगोल ने आपको जो स्वरूप प्रदान किया है, आपकी जो भौगोलिक अवस्थिति है उसके अनुरूप आप नीति का निर्माण करते हैं। जैसे भारत की अगर हम भौगोलिक अवस्थिति देखें तो हिंद महासागर के ऊपर में 15,000 किलोमीटर से लंबी जो है हमारी सीमा है, समुद्री सीमा है, तो समुद्री सीमा की सुरक्षा भी हमारे लिए जरूरी है। ऐसी स्थिति में अगर हम संबंध स्थापित करते हैं तो नौसैन्य क्षमता विस्तार के लिए, नौसेना में प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के लिए हमारी विदेश नीति में उस पर बल दिया जाएगा। उत्तर में अगर आप देखें तो हमारी हिमालय और कई राष्ट्रों से सीमाएं लगती है, जैसे पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, तमाम देशों से हमारी स्थलीय सीमा लगती है। उसके अनुरूप हमें अपनी विदेश नीति निर्धारित करनी पड़ती है। विदेश नीति को निर्धारित करने में कुछ ऐतिहासिक कारक है ना। ऐतिहासिक कारक जो हमारे, जैसे औपनिवेशिक दास्तां से हम आजाद हुए तो कहीं ना कहीं राष्ट्रमंडल ब्रिटेन के द्वारा बनाई गई संस्था के हम सदस्य हैं। पड़ोस में शत्रुतापूर्ण राष्ट्रों की उपस्थिति हमेशा हमारे आंतरिक और बाह्य सुरक्षा के समक्ष चुनौतियां उत्पन्न करती रहती हैं। और जिसमें कौन कौन से अगर आप देखें तो पाकिस्तान, चाइना, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, ये तमाम राष्ट्र हैं। आइए गौरी, जो भी जुड़े हैं सबका स्वागत है। कई बार विदेश नीति को निर्धारित करने में घरेलू एवं अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। और घरेलू परिस्थितियों में क्या हमने चर्चा की कि जैसे आप सभी जानते हैं कि संविधान के अंतर्गत विदेश नीति जो है वो संघ सूची का विषय है, जिसके बारे में निर्णय लेने का अधिकार केंद्र सरकार यानी भारत सरकार को। परंतु कई बार जो घरेलू राजनीति है वह विदेश नीति के निर्धारण के क्रम में अवरोध का कार्य करती है, दबाव का कार्य करती है। और इसका उदाहरण 90 के दशक में देखने को मिला, जब केंद्र में किसी भी एक दल के प्रभुत्व न होने की स्थिति में जब क्षेत्रीय राजनीतिक दलों पर निर्भरता बनी सरकार गठन के लिए। तो जैसे दक्षिण में तमिलनाडु में डीएमके ने भारत सरकार को तमिल हितों के मुद्दों पर श्रीलंका के विरुद्ध एक दबाव की नीति का बनाने के लिए विवश किया। भारत न चाहकर भी श्रीलंका के आंतरिक मामलों में गाहे बगाहे हस्तक्षेप करता रहा, क्योंकि तमिलों के हितों की चिंता थी। इसी प्रकार हमने तीस्ता नदी विवाद की चर्चा की कि जो तीस्ता नदी है बेसिकली कहां बहती है, अगर आप देखें भारत और बांग्लादेश के मध्य, सिक्किम से निकलकर पश्चिम बंगाल से होते हुए बांग्लादेश में प्रवेश करती है। परंतु तीस्ता नदी जल विवाद को समझौते से संबंधित कोई भी समझौता की स्थिति में भारत सरकार पर पश्चिम बंगाल की राजनीति ने दबाव की भूमिका निभाई है। और कई बार अन्य कारक भी, घरेलू परिस्थितियां, जैसे इजराइल और फिलिस्तीन को लेकर जो भारत की घरेलू राजनीति रही, जो मुस्लिम जगत है उसका इजराइल के प्रति विरोध रहा है ना। और ऐसी स्थिति में भारत ने इजराइल से एक दूरी लंबे समय तक बनाकर रखा। तो ये सब हमने देखा घरेलू परिस्थिति। अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियां हमने चर्चा की कि शीत युद्ध के दौर में अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियां क्या थी, अलग थी, द्विध्रुवीय विश्व व्यवस्था, तो हमने दोनों से दूरी बनाई रखी, गुटनिरपेक्षता का। लेकिन जैसे अपने हित की चिंता हुई तो हम थोड़ा सोवियत रूस के निकट आए। 90-91 तक आते आते अंतरराष्ट्रीय मंच पर परिस्थितियां फिर परिवर्तित हो गई, सोवियत रूस का विघटन हो गया और एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था बन गई। अब हमें न चाहकर भी अमेरिका के निकट आना पड़ा। तो 91 के पश्चात भारत की विदेश नीति में अगर हम देखें तो एक बदलाव आपको दिखेगा, अमेरिका की तरफ थोड़ा झुकाव, इंक्लिनेशन बढ़ेगा। आर्थिक संबंधों के विस्तार के लिए उदारीकरण के दौर में नई नई नीतियां बनाई जाएंगी, आर्थिक विकास के लिए विभिन्न राष्ट्रों के साथ संबंध स्थापित किए जाएंगे। और इस प्रकार कैसे अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियां किसी राष्ट्र की विदेश नीति को प्रभावित करती है, ये हमने चर्चा की। ये सब बहुत महत्वपूर्ण है। कई बार जो है वह हमारी सुरक्षा संबंधित चिंताएं भी भारत की विदेश नीति को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जैसे सुरक्षा के अंतर्गत एक्सटर्नल सिक्योरिटी, हमारी सीमा की सुरक्षा, इंटरनल सिक्योरिटी, भारत के आंतरिक मामलों में जो भी सुरक्षा संबंधित चिंता है, चाहे वामपंथी उग्रवाद हो, जिसको आप नक्सलवाद के रूप में जानते हैं, उग्रवाद हो, सांप्रदायिकता हो, तमाम जो भी राष्ट्र विरोधी प्रयास हैं उनको दबाने के लिए भारत विदेश नीति के संदर्भ में वैसे निर्णय लेता रहा है। अपने नागरिकों की सुरक्षा भारत की सीमा के भीतर और भारत के बाहर, यह भी हमारी विदेश नीति को निर्धारित करती है। इसी प्रकार ऊर्जा सुरक्षा, जैसे आप देखिए लुक वेस्ट पॉलिसी, आगे आप पढ़ेंगे कि 2005 के आसपास भारत ने पश्चिम के देश, खास करके खाड़ी के देशों के साथ बेहतर संबंध स्थापना के लिए प्रयास किए। तो हमारी विदेश नीति में एक नया आयाम जुड़ा कि ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए इन राष्ट्रों पर हमारी निर्भरता बढ़ी है और इस क्रम में हम इन्हें नजदीक लाएं, इनके साथ बेहतर संबंध स्थापना करें। इसी प्रकार खाद्य सुरक्षा संबंधित चिंताओं के मद्देनजर, अपने किसानों के हितों के मद्देनजर अंतरराष्ट्रीय मंच पर चाहे सब्सिडी का मुद्दा हो, चाहे अन्य जलवायु परिवर्तन से संबंधित समझौतों को लेकर भारत ने अपने किसानों के हितों के अनुरूप अपनी विदेश नीति को निर्धारित किया। तो तमाम ये सब बातें हमने चर्चा की। चलते अब आगे बढ़ते हैं, है ना। हम देखते हैं विदेश नीति के, देखिए शीर्षक हमने जो बनाया था उसमें आप अगला एक हेडिंग बना लें, भारतीय विदेश नीति की मौलिक विशेषताएं, सिद्धांत क्या है। चलिए फटाफट एक अगला हेडिंग बना लीजिए, भारतीय विदेश नीति की मौलिक विशेषताएं। कौन कौन सी फंडामेंटल विशेषताएं हैं। चलिए भारतीय विदेश नीति की
मौलिक सिद्धांत, विशेषताएं, ये जो है ये हमारे अभी आया है मुकेश निषाद भाई, पंचशील पर सवाल है, घरेलू परिस्थितियां कैसे विदेश नीति को निर्धारित करती है सवाल है, विदेश नीति के निर्धारक के क्रम में कौन कौन सी भूमिका जिम्मेदार है सवाल है, लेकिन ये सब पहले के सवाल हैं, है ना। चलिए, विदेश नीति के मौलिक सिद्धांत, मौलिक सिद्धांत समझते हैं क्या है। मौलिक सिद्धांत का मतलब क्या है कि भारत की विदेश नीति ऑब्वियसली समय के अनुरूप इसमें थोड़ा बहुत परिवर्तन लाजमी है। जैसे जैसे अंतर्राष्ट्रीय मंच पर परिस्थितियां बदलती हैं, जैसे जैसे नए संदर्भ में राष्ट्रहित की व्याख्या की जाती है, उसके अनुरूप हम अपनी विदेश नीति का निर्धारण करते हैं। तो विदेश नीति के कुछ पक्ष जो है अस्थायी होते हैं और कुछ समय के अनुरूप गत्यात्मक होते हैं, गतिशील होते हैं। तो जब यहां पर हम जो चर्चा कर रहे हैं वो क्या है, विदेश नीति के अस्थायी पक्ष हैं। सदा भारत इनके इर्द गिर्द अपनी विदेश नीति का निर्धारण करता रहा है। और ये जो मौलिक सिद्धांत है इसमें सबसे पहला है पंचशील एवं शांतिपूर्ण सह अस्तित्व। नोट कर लें, पंचशील एवं शांतिपूर्ण सह अस्तित्व। दूसरा हमारा है गुट निरपेक्षता। आत्मनिर्णयन का सिद्धांत। यानी जो विदेश नीति के अंतर्गत हमारा मौलिक सिद्धांत है वो पहला है पंचशील एवं शांतिपूर्ण सह अस्तित्व। सह अस्तित्व का मतलब साथ साथ रहना। गुट निरपेक्षता क्या हमने बहुत डिटेल आपको पढ़ा दिया है, तो उसके बारे में बहुत संक्षिप्त चर्चा। आत्मनिर्णयन का सिद्धांत, अंतरराष्ट्रीय समस्याओं का शांतिपूर्ण समाधान व अंतरराष्ट्रीय शांति सुरक्षा व स्थायित्व का सदैव समर्थन। अंतरराष्ट्रीय समस्याओं का शांतिपूर्ण समाधान, जो भी विवाद है उसका वार्ता के जरिए, संधि के जरिए, सामंजस्य के जरिए समाधान, ये सब हमारी विदेश नीति की मौलिक विशेषता है। साम्राज्यवाद, व उपनिवेशवाद का विरोध। लास्ट में क्या लिखा है, अंतरराष्ट्रीय समस्याओं का शांतिपूर्ण समाधान व अंतरराष्ट्रीय शांति सुरक्षा व स्थायित्व का सदैव समर्थन। जितने लोग देर से जुड़े हैं सबका स्वागत है। सुनीता, निधि, प्रिया, स्पाइडरमैन, क्या बात है, स्पाइडरमैन भी आ गए हैं। अभी पहला ही पेज लिख रहे हैं प्रिया कुमारी, ये फिगर बना लें आप। अस्थायित्व का सदैव समर्थन। चलिए अब एक एक करके देखते हैं। पहला क्या है, पंचशील एवं शांतिपूर्ण सह अस्तित्व। पंचशील एवं शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की संकल्पना, पीसफुल कोएग्जिस्टेंस और पंचशील। पंच मतलब पांच और शील मतलब गुण। अंतरराष्ट्रीय मंच पर राष्ट्रों के व्यवहार से संबंधित 5 दिशा निर्देश हैं, 5 गुण हैं, है ना। क्या इसको समझा दीजिए, ये सब बेसिक है अर्चना। ये भारत की विदेश नीति का मौलिक आधार है, ये कभी बदलता नहीं है ना। हम जब विदेश नीति निर्धारित करते हैं तो समय काल परिस्थिति के अनुरूप कुछ ना कुछ गत्यात्मकता, कुछ ना कुछ गतिशीलता उसमें दिखाई पड़ती है, परंतु अधिकांश समय तक यह हमारी विदेश नीति का आधारभूत स्तंभ है। इसी पे हमारा विदेश नीति टिका हुआ है। यानी भारत पंचशील और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व का सदैव समर्थन करता है, इसके अनुरूप आचरण करता है, साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद का सदैव विरोध करता है, गुट निरपेक्षता आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, किसी भी शक्ति संतुलन की राजनीति से पृथकता रखता है, निशस्त्रीकरण को बढ़ावा देता है, आत्मनिर्णय, अपनी डिसीजन, एक एक करके सब आता चलेगा। अभी हमने डिस्कस कहा किया, अभी तो पहले पर ही आए। पंचशील एवं शांतिपूर्ण सह अस्तित्व, जैसे राष्ट्रों के व्यवहार को निर्देशित करने के लिए 5 शील है, पंचशील, 5 गुण, 5 अच्छी बातें जो राष्ट्र, जिसका दूसरे राष्ट्र के साथ संबंध स्थापना करने के क्रम में जिसका ध्यान रखे। और यह जो है भारत और चाइना के मध्य संबंध स्थापना के दौर में पंचशील का सिद्धांत आया 1953 में। पंचशील, भारत चीन संबंधों को बेहतर बनाने के लिए प्रधानमंत्री नेहरू द्वारा पंचशील की नीति दी गई। और यह जो पंचशील है इसमें 5 बातें कही गई है
और यह न सिर्फ हमारी विदेश नीति का आधार है, बल्कि दुनिया के कई देशों ने अपनी विदेश नीति में पंचशील को शामिल किया है। यहां तक कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी पंचशील की बड़ी सराहना की है। और इसमें जो 5 बातें हैं, जैसे एक दूसरे के पर आक्रमण न करना, एक दूसरे की जो एकता अखंडता है उसका सम्मान करना, है ना, एक दूसरे के प्रति अगर हम देखें तो आदर का भाव रखना, यानी ये जो है 5 सील है, अनावश्यक हस्तक्षेप न करना, समानता और परस्पर मित्रता के आधार पर व्यवहार करना, शांतिपूर्ण साथ साथ सह अस्तित्व की संकल्पना। तो पंचशील राष्ट्रों के व्यवहार को दिशा निर्देशित करने वाला मौलिक सिद्धांत है, जो भारत चीन संबंधों की स्थापना के क्रम में आया, लेकिन आगे चलकर यह भारतीय विदेश नीति का एक आधारभूत सिद्धांत बन गया। और सिर्फ भारत ही नहीं, दुनिया के, जैसे हम इंडोनेशिया की बात करें, कई अफ्रीका के देश हैं, कई जो है वह दक्षिण अमेरिकी देश है जिन्होंने पंचशील को कॉपी किया है, पंचशील को एक्सेप्ट किया है। यहां तक कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी इसे एक्सेप्ट किया है। शांतिपूर्ण सह अस्तित्व, यानी शांतिपूर्ण तरीके से साथ साथ रहना, है ना, क्योंकि कई बार अंतरराष्ट्रीय मंच पर परिस्थितियां ऐसी होती है जिसमें राष्ट्रों के मध्य राष्ट्रहित को लेकर समस्याएं भी देखी जाती है। लेकिन ये जो पंचशील है, यह पॉलिसी गाइडलाइंस है कि हम इन 4-5 बातों का ध्यान रखें तो किसी भी राष्ट्र के साथ संबंध को मधुर बनाया जा सकता है। तो संक्षेप में नोट करिए, 2-3 लाइन इसमें फटाफट आइए लिखिए। भारतीय विदेश नीति का भारतीय विदेश नीति का एक आधारभूत सिद्धांत, भारतीय विदेश नीति का एक आधारभूत सिद्धांत पंचशील एवं शांतिपूर्ण सह अस्तित्व रहा है। पंचशील एवं शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की संकल्पना रहा है। वास्तव में भारतीय दार्शनिक परंपरा में वसुधैव कुटुंबकम, अर्थात वसुधा पृथ्वी ही परिवार है, तथा एकीकृत विश्व की संकल्पना रही है। वास्तव में भारतीय दार्शनिक परंपरा में वसुधैव कुटुंबकम तथा एकीकृत विश्व की संकल्पना रही है, जिससे एकीकृत एक विश्व की संकल्पना रही है, जिससे इससे स्लो क्या होगा प्रिया। वास्तव में भारतीय दार्शनिक परंपरा में वसुधैव कुटुंबकम, अर्थात वसुधा यानी पृथ्वी ही परिवार है, कुटुंब है, तथा एकीकृत विश्व एक विश्व की संकल्पना रही है। उसी से प्रोत्साहन प्राप्त कर पंचशील और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व, उसी से प्रोत्साहन पाकर पंचशील एवं शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की संकल्पना भारतीय विदेश नीति में शामिल की गई है। पैराग्राफ चेंज करके भारत चीन संबंधों को परस्पर विश्वास और सशक्त बनाने हेतु पंचशील की नीति को नाइनटीन 53-54 में अपनाया गया, 1953 में अपनाया गया, 53-54 में कहा गया और 54 में इसको अडॉप्ट कर लिया गया। 1953-54 में अपनाया गया। पंचशील में 5 सील अर्थात 5 गुण या सिद्धांत शामिल है, जो निम्न है। पंचशील में 5 गुण या सिद्धांत, भैया जफीर इतना धीरे बोलने पर भी छूट जा रहा है, लिखो, कोई नहीं और धीरे बोलता हूं। पंचशील में 5 सील गुण या सिद्धांत शामिल है, जो निम्नलिखित है। क्या सिद्धांत है? पहला है एक दूसरे की क्षेत्रीय अखंडता एवं संप्रभुता का सम्मान करना। चलिए, संप्रभुता तो समझते ही हैं, क्षेत्रीय अखंडता तो समझते ही हैं,
संप्रभुता क्या होता है? डिसीजन मेकिंग, अपने आंतरिक और बाह्य मामलों में निर्णय लेने की सर्वोच्च शक्ति। और अखंडता, किसी भी राष्ट्र का जो है उसकी एकता का स्वरूप बना रहे, है ना। परस्पर अनाक्रमण अर्थात आक्रमण न करना की नीति का पालन करना। परस्पर अनाक्रमण, एक दूसरे पर आक्रमण। चलिए अब स्पीड पे ही ना पूरा एक डिबेट कर लो, है ना, सारा स्पीड पे ही। एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना, एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना। भैया आप बस करो अब लिखना कमेंट, है ना, ज्यादा कमेंट से मुझे इरिटेशन होती है फालतू का। समझ गया मुझे क्या करना है। थैंक्स फॉर सजेशन, काइंड सजेशन। समानता और परस्पर मित्रता के आधार पर व्यवहार करना। और लास्ट इसी में है शांतिपूर्ण सह अस्तित्व मित्रता के आधार पर। अब देखो ये 5 नीति पंचशील आई भारत चीन संबंधों को बेहतर बनाने के लिए। चीन ने जो है पंचशील का सारा उल्टा काम किया आने वाले समय में, जब भारत चीन संबंध कि एक दूसरे की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता को तार तार करना, है ना, परस्पर अनाक्रमण को हटाकर आक्रमण करना, एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करना, है ना। लास्ट में बताएंगे, जो मनीषा जो सवाल रहे वो लास्ट में पूछो। समानता और परस्पर मित्रता के आधार पर व्यवहार करना, शत्रुता कटुता के आधार पर व्यवहार करना, शांतिपूर्ण नहीं अशांतिपूर्ण वातावरण बनाना। वास्तव में जो पंचशील की नीति आई थी भारत चीन संबंधों को मधुर बनाने की, और 1960 तक आते आते चाइना इससे उलट व्यवहार 58 से ही स्टार्ट करता है, और अब तक चीन जो है वो पंचशील की नीति का उलट व्यवहार करता रहा है। लेकिन कोई नहीं, हमारी एक छवि है अंतरराष्ट्रीय मंच पर, तो पंचशील को हमने सिर्फ चाइना के संदर्भ में लाया अवश्य था, लेकिन उसके बाद भारत ने अपनी विदेश नीति के आधारभूत स्तंभ में इसको शामिल किया, और दुनिया के अन्य देशों के साथ जब भी संबंध स्थापना किया तो उसमें इन 5 बातों को एक बेसिक गाइडलाइन, बेसिक प्रिंसिपल के रूप में एक्सेप्ट किया। चलिए क्लियर है, लिख लिया सभी लोग? ये सब हमेशा इंटरव्यू में पूछा जाता है, व्हाट इज पंचशील, क्या है पंचशील, इसमें कौन कौन सी 5 बातें कही गई है। हो गया है। चलिए अब अगला हम लोग आते हैं विदेश नीति का आधारभूत स्तंभ, गुट निरपेक्षता। हमने आपको ऑलरेडी पढ़ा रखा है, बहुत डिटेल, पूरी एक क्लास आपको बता रखी है ना। दूसरा पॉइंट में क्या है, गुट निरपेक्षता। तो गुट निरपेक्षता क्या है आपको बता ही दिया, जो शक्ति संतुलन की राजनीति से पृथक रहते हुए स्वतंत्र विदेश नीति का संचालन करना। अब देखिए गुट निरपेक्षता हमने आपको बताया कि कब आया था, नहीं लिखना क्या है गुट निरपेक्षता, ऑलरेडी आप लिख चुके हैं, है ना। तो गुट निरपेक्षता आया कब, शीत युद्ध के दौर में, लेकिन हमने इस पर बताया भी रेलेवेंस क्या है। आज शीत युद्धकालीन परिस्थितियां है नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं वर्ल्ड के स्तर पर, विश्व के स्तर पर शक्ति संतुलन, बैलेंस ऑफ पावर कुछ ना कुछ चलता ही रहता है ना। तो भारत आज भी गुट निरपेक्षता की नीति को अपने आधारभूत सिद्धांतों में मानता है। तो ये तो आपने ऑलरेडी पूरा विस्तार से पढ़ा है, नाम क्या है, नाम कब आया, उद्देश्य क्या है, इसकी विशेषताएं क्या है, इसमें क्या भारत के लिए इसकी प्रासंगिकता है। तो सेकंड तो ऐसे ही आपको पता है। चलिए तीसरा क्या है हमारा बच्चों, स्वतंत्र साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद का विरोध। यह भी हमारी विदेश नीति का मौलिक सिद्धांत है कि अंतरराष्ट्रीय मंच पर कोई भी साम्राज्यवाद एवं उपनिवेशवादी प्रवृत्ति, भारत इसका सदैव विरोध करता है। साम्राज्यवाद क्या है बता चुका हूं बेसिक कंसेप्ट में आपको, किसी भी राष्ट्र का अन्य राष्ट्र पर प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष नियंत्रण, है ना। और उसी का परिणाम क्या है, उपनिवेशवाद, जहां किसी राष्ट्र को अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत अधीन बना लिया जाता है, गुलाम, जैसे हम ब्रिटेन के थे। तो भारत अंतरराष्ट्रीय मंच पर सदैव राष्ट्रों की
स्वतंत्रता का सदैव समर्थन करता है और किसी भी स्तर पर साम्राज्यवादी और उपनिवेशवादी प्रवृत्ति का विरोध करता है। कोई भी राष्ट्र किसी छोटे राष्ट्र पर या अपेक्षाकृत अपने साइज या अपने आकार, अपने वजन से छोटे राष्ट्र पर अगर आक्रमण करता है तो भारत इसका विरोध करता है। तो ये हमारी विदेश नीति का आधारभूत सिद्धांत है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में सभी राज्य बराबर हैं। हो सकता है किसी की जनसंख्या अधिक हो, किसी की जनसंख्या कम हो, परंतु ऐसा नहीं है कि राष्ट्र जो है सभी संप्रभु राष्ट्र हैं। ऐसी स्थिति में साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद जैसी प्रवृत्तियों के कारण विश्व की शांति, सुरक्षा, स्थायित्व को कोई खतरा ना हो, इसके लिए भारत हमेशा ऐसी प्रवृत्ति का विरोध करता रहता है। जैसे भारत ने अमेरिका की गल्फ के खाड़ी के क्षेत्रों में कार्रवाई का विरोध किया, है ना। यहां तक कि भारत ने रशिया और यूक्रेन के मध्य युद्ध का भी शांतिपूर्ण प्रयासों से हल निकालने की बात की। भारतीय प्रधानमंत्री ने पुतिन से बात की और उनसे अनुरोध किया कि इस युद्ध को जिसका जल्द से जल्द समाधान निकाले। दुनिया के कई देश इस प्रकार की नीतियों में उपेक्षा बरतते हैं, इसमें इन्वॉल्व नहीं होते हैं क्योंकि उनका नेशनल इंटरेस्ट इसमें जुड़ जाता है। लेकिन भारत एक ऐसा राष्ट्र रहा है जिसने सदैव साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद का विरोध किया है। कोई भी राष्ट्र किसी अन्य राष्ट्र पर आक्रमण कर उसको अपने प्रभाव क्षेत्र में अगर लाने की पहल करता है तो भारत उसका सदैव विरोध करता है। तो ये तो कॉमन सी बात है। क्या है साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद? तो ये तो बस इसमें लिखने की ज्यादा जरूरत नहीं है। अगर चाहे तो बस एक लाइन लिख लें, नोट्स हमारा बन जाएगा। लिख लें बस 1-2 लाइन कि भारतीय विदेश नीति के मौलिक सिद्धांतों में साम्राज्यवाद तथा उपनिवेशवाद का विरोध सदैव शामिल रहा है। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर किसी भी राष्ट्र द्वारा किसी अन्य राष्ट्र को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से शक्ति के प्रभाव द्वारा अपने अधीन लाने की हर संभव कोशिश का सदैव विरोध किया है, चाहे बात किसी शक्तिशाली राष्ट्र की ही क्यों न हो। लिख लो भाई। भारतीय विदेश नीति के मौलिक सिद्धांतों में साम्राज्यवाद तथा उपनिवेशवाद का विरोध सदैव शामिल रहा है और भारत ने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर किसी भी राष्ट्र द्वारा किसी अन्य राष्ट्र को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से शक्ति के प्रभाव द्वारा अपने अधीन लाने की हर संभव कोशिश का सदैव प्रतिकार किया है, विरोध किया है, चाहे बात किसी शक्तिशाली राष्ट्र की ही क्यों ना हो। मतलब अगर कोई महाशक्ति भी ऐसा करता है तो भारत ने इसको लेकर विरोध दर्ज किया है। ऐसा नहीं आप समझ सकते हैं कि अमेरिका ने अगर कोई गलत किया है या रशिया ने अगर कोई गलत किया है तो भारत ने कोई उस पर प्रतिक्रिया नहीं दी है। प्रायः राष्ट्र जो है वो प्रतिक्रिया देने से बचने का प्रयास करते हैं, है ना। जैसे मान लीजिए आपकी मित्रता किसी शक्तिशाली गुट या राष्ट्र से है, वैसी स्थिति में आप उसकी हर कार्रवाई का समर्थन करते हैं। तो भारतीय विदेश नीति ने हर मोर्चों पर किसी भी शक्तिशाली राष्ट्र के द्वारा किए गए इस ऐसे प्रयास का, चाहे पुरजोर शब्द हो, चाहे कहीं ना कहीं आवाज उठाने के लिए, कई बार अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में बहुत पुरजोर शब्द में हम बात नहीं करते बल्कि कोई ना कहीं विरोध सिर्फ दर्ज करते हैं। चलिए ठीक है। अब एक जो है हमारी विदेश नीति का सिद्धांत है आत्मनिर्णयन का। उसमें कुछ चीजें गुटनिरपेक्षता से भी आती है और कुछ और आती है। क्या है? सेल्फ डिटर्मिनेशन पॉलिसी थियरी। हमारी विदेश नीति का एक आधारभूत सिद्धांत रहा है आत्मनिर्णयन का सिद्धांत। हम सभी जानते हैं कि किसी भी राष्ट्र की विदेश नीति जो है, फॉरेन पॉलिसी ऑफ इंडिया, ये किससे गाइडेड होती है? इसका उद्देश्य आप क्या होता है? नेशनल इंटरेस्ट की पूर्ति, राष्ट्र हित की पूर्ति। तो हमारी विदेश नीति का भी उद्देश्य क्या है जी? ऑब्जेक्टिव, ब्रॉडर ऑब्जेक्टिव यही है, उद्देश्य अपने राष्ट्र हित की पूर्ति। कई बार राष्ट्र हित की पूर्ति के क्रम में अंतर्राष्ट्रीय मंच पर कोई राष्ट्र आप पर दबाव डालता है ना, कि आप किसी अन्य राष्ट्र के साथ संबंध न रखें, किसी अन्य राष्ट्र के साथ न जाएं, किसी अन्य राष्ट्र के साथ आपने संबंध स्थापित किया तो आप पर सैंक्शन लग जाएगा। भारतीय विदेश नीति में हम किसी भी राष्ट्र के दबाव में आए बिना हमने स्वतंत्र विदेश नीति का पालन किया है, चाहे गुटनिरपेक्षता का दौर हो, चाहे वर्तमान का दौर हो, है ना, चाहे पहले का दौर हो। जैसे शीत युद्ध के दौर में दोनों, आप सभी जानते हैं कि पूरी दुनिया जब 2 ध्रुवों में थी, दोनों हमें अपनी तरफ खींचना चाहते थे, अधिक अमेरिका, लेकिन हम उसके निकट नहीं गए, हमने उससे दूरी बनाए रखी। जब बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था बनी 91 से 2001, एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था में भी धीरे धीरे चूंकि इंक्लिनेशन
पूरी वर्ल्ड इकोनॉमी का थोड़ा अमेरिका कैपिटलिस्ट फॉर्म ऑफ इकोनॉमी की तरफ झुका हुआ, तो हमारा भी झुकाव ऑब्वियसली उधर था। लेकिन कोई दबाव में आकर हमने अपनी विदेश नीति को नहीं ढाला। जैसे एग्जांपल से समझना, S-400 मिसाइल सुना है? S-400 ऑपरेशन सिंदूर में बहुत न्यूज में रहा। अमेरिका का एक सिद्धांत है कि कोई भी राष्ट्र रसिया से, साउथ कोरिया से, ईरान से कोई भी हथियार नहीं खरीद सकता है, कोई भी व्यापारिक समझौता नहीं कर सकता है, और अगर ऐसा करता है तो अमेरिका उस पर सैंक्शन लगा सकता है। अब देखिए, अगर भारत पर भी दबाव था कि भारत रशिया के साथ कोई भी आर्थिक समझौता न करे, ऐसी स्थिति में भारत ने अमेरिका के दबाव को दरकिनार करते हुए रूस के साथ 40,000 करोड़ से भी अधिक पैसों का S-400 की मिसाइल खरीद संबंधित समझौता किया। अमेरिका बार बार चाह रहा था कि भारत और रूस के मध्य यह मिसाइल की एयर डिफेंस जो मिसाइल तकनीक है इसका समझौता ना हो, लेकिन भारत ने अमेरिका के दबाव को दरकिनार करते हुए भारत ने रशिया के साथ यह समझौता किया। परमाणु परीक्षण, अभी आगे आप और समझेंगे। 1974 में हमने पहला परमाणु परीक्षण किया। उस समय परिस्थितियां जरूरी थी। हमारे पड़ोस में अगर देखें तो चाइना ने परमाणु परीक्षण कर लिया था। ऐसी स्थिति में भारत ने परमाणु परीक्षण किया। उसके बाद भारत पर आर्थिक प्रतिबंध लगा। भारत की विदेश नीति को कमजोर करने की हर संभव कोशिश की। अमेरिका हमें ब्लैकमेल करता रहा, अपने आगे झुकने को विवश करता रहा, लेकिन हमने अमेरिकी तथा पश्चिमी दुनिया के दबाव की परवाह किए बिना अपनी स्वतंत्र विदेश नीति का पालन किया। भारत ने दोबारा 90 के दशक में आपने पुनः क्या किया, आपने 98 में दूसरा परमाणु परीक्षण कर लिया, जबकि अंतरराष्ट्रीय समुदाय ने हम पर बहुत सारे सैंक्शन लगा दिए, आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए। हमारे ऊपर अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं का दबाव था कि आप परमाणु परीक्षण न करें, परंतु राष्ट्रहित से बड़ा कुछ नहीं होता। अगर हमें अपने राष्ट्रहित की चिंता थी, अगर हमें अपनी सुरक्षा संबंधित चिंता थी, तो भारत ने परमाणु परीक्षण दोबारा कर लिया। तो आत्मनिर्णय का सिद्धांत अंतरराष्ट्रीय राजनीति में कई बार परिस्थितियां आपके विपरीत होती है। कई बार आप अंतरराष्ट्रीय राजनीति में आपको साइडलाइन कर दिया जाता है, दरकिनार कर दिया जाता है। कई बार चाहते न चाहते हुए आप विश्व राजनीति में आप केंद्र में आ जाते हैं। परिस्थितियां समय समय पर अंतरराष्ट्रीय मंच पर बदलती रहती है और कई बार आप पर अंतरराष्ट्रीय दबाव भी आता है। और ऐसी स्थिति में अब अधिकांश समय में ऐसा नहीं हुआ कि कभी भारत झुका नहीं, एक आधा बार कई बार हमें भी कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। जैसे हम कहते हैं आलोचना के क्रम में ईरान से तेल खरीद को हमने बंद कर दिया लगभग, और वो अमेरिका के दबाव में आकर किया, है ना। कई बार हमें ऐसा, इसके पीछे नो डाउट कहीं ना कहीं अमेरिकी दबाव भी जरूरी था। लेकिन अंतरराष्ट्रीय मंच पर अमेरिका का अगर दबाव है तो कई बार अमेरिका के निकट जाने से हमें अन्य राष्ट्रहित की पूर्ति भी हो सकती है। अधिकांश मोर्चों पर हमने अपनी स्वतंत्र विदेश नीति का पालन किया। बिल्कुल राष्ट्रहित हमारे सर्वोपरि है। मान लीजिए कि अगर ईरान से हम तेल खरीदते और इसके बदले में अगर अमेरिका हम पर आर्थिक प्रतिबंध लगा देता, भारत अमेरिका व्यापार अब $150 बिलियन से अधिक का है, और ऐसी स्थिति में अगर अमेरिका हम पर प्रतिबंध लगा देता तो समस्या जो है और बढ़ जाती। हाँ, काट सा आएंगे, इंडिया यूएस रिलेशन में पढ़ाएंगे सैम खान, है ना। तो अगर भारत कई बार अंतरराष्ट्रीय मंच पर परिस्थितियां, जैसे देखो गुटनिरपेक्षता के क्रम में भी कल की क्लास में भी आपको बताया कि शुरुआत में हमने गुटनिरपेक्षता के सिद्धांत को अंतरराष्ट्रीय मंच पर 55 से प्रयास स्टार्ट होता है। 61 में भारत गुटनिरपेक्ष आंदोलन को कई देशों की मदद से अंतरराष्ट्रीय मंच पर स्थापित करता है। लेकिन 71 तक आते आते 62 में आपने चाइना से युद्ध लड़ा, 65 में पाकिस्तान से युद्ध लड़ा, इसके बाद बांग्लादेश के उदय को लेकर जो पहले पूर्वी पाकिस्तान का था, हमारी बंगाल की खाड़ी में परिस्थितियां विपरीत बनी। ऐसी स्थिति में हमें अपनी सुरक्षा जरूरतों के लिए सोवियत रूस के साथ सामरिक समझौता करना आवश्यक था। तो राष्ट्रीय हित सर्वोपरि होता है परिस्थितियां, लेकिन अधिकांश समय में भारत ने अंतरराष्ट्रीय दबाव के आगे न झुकते हुए अपनी स्वतंत्र विदेश नीति का पालन किया। जैसे आप देखिए, रूस से हमने तेल अभी खरीदा, आप सब न्यूज पढ़ते रहते हैं। पूरा पश्चिम के देश, यूरोपीय वेस्टर्न यूरोपियन कंट्री ने भारत का पुरजोर विरोध किया। भारत के एस जयशंकर विदेश मंत्री जब यूरोप गए तो कई प्रश्न वार्ताओं में उनसे लगातार यह सवाल पूछा गया कि जो रूस जो है वो यूक्रेन के विरुद्ध इस तेल से मिलने वाले पैसे का प्रयोग कर रहा है, भारत ऐसा क्यों कर रहा है। लेकिन भारत जो है वह अंतरराष्ट्रीय मीडिया, पश्चिम यूरोपियन देशों, अमेरिका के दबाव में न आकर भी भारत ने रशिया से तेल खरीदा। हमारे एस जयशंकर विदेश मंत्री का बयान कि अब यूरोप को इस बात से उबरना होगा कि यूरोप का मुद्दा पूरे दुनिया का मुद्दा है और किसी अन्य राष्ट्र का मुद्दा उनका क्षेत्रीय या उनका अपना मुद्दा है। तो भारत ने रशिया से अंतरराष्ट्रीय सैंक्शन संबंधित धमकियों के बावजूद भारत ने बहुत बल्क मात्रा में क्रूड ऑयल जो है रशिया से खरीदा। जबकि आप सभी जानते हैं कि जब यूक्रेन पर रशिया का युद्ध होता है तो पूरा अंतरराष्ट्रीय समुदाय रूस को क्या करता है, अलग थलग करता है। कोई भी राष्ट्र रूस के साथ अगर आर्थिक संबंध रखता है, ऐसी स्थिति में अंतरराष्ट्रीय समुदाय का उसको दबाव और आक्रोश का सामना करना पड़ा। लेकिन भारत ने इन अंतरराष्ट्रीय दबाव की परवाह किए बिना हमने रशिया से क्रूड ऑयल खरीदा। ये हमारी विदेश नीति के अंतर्गत मौलिक सिद्धांतों में है कि राष्ट्रहित हमारा सर्वोपरि है। हम अपनी राष्ट्रहित के मद्देनजर सेल्फ डिसाइड करेंगे। हम आत्मनिर्णय का सिद्धांत हमारा रहेगा कि डिसीजन हमारा है ना। बिल्कुल शुक्ला जी, आशुतोष, बहुत सुंदर। चलिए, तो थोड़ा सा आत्मनिर्णय का सिद्धांत क्या है, 2 लाइन बस इसके बारे में नोट कर ले। चलिए, बोलने से बहुत समस्या है, लिख देता हूं मैं, लिखिए।
भारतीय विदेश नीति ने राष्ट्रहित को सर्वोपरि मानते हुए अंतर्राष्ट्रीय दबाव, लास्ट में जितने सवाल हैं लास्ट में, की परवाह किए बिना अपनी स्वतंत्र विदेश नीति का संचालन किया। गुट निरपेक्षता से प्रारंभ हुआ यह सिलसिला आज भी भारतीय विदेश नीति का एक आधारभूत अर्थात अपने आंतरिक एवं बाह्य मामलों से संबंधित विभिन्न फैसले या आर्थिक व सामरिक पक्षों से संबंधित विभिन्न निर्णयों में भारत ने किसी भी राष्ट्र या अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के दबाव में न आकर स्वतंत्र विदेश नीति का संचालन किया है। उदाहरण के रूप में आप चाहे तो एक एग्जाम्पल दे सकते हैं। उदाहरण के रूप में रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान रूस के साथ आर्थिक संबंधों पर प्रतिबंध के बावजूद भारत द्वारा रूस से भारी मात्रा में क्रूड ऑयल खरीदा जाना, निर्णय लेने की शक्ति है ना। परंतु जब आत्मनिर्णय की बात आती है तो अंतर्राष्ट्रीय दबाव कई बार आपको निर्णय लेने में बाध्यकारी हो जाता है। श्वेता कुमारी है ना, समझाने की। लेकिन कई बार परिस्थितियां बहुत विपरीत आ जाती है जब आप अपनी संप्रभुता को क्या करते हैं, दरकिनार करके फैसले ले लेते हैं, है ना। सवाल कैसे बन सकते हैं, भारतीय विदेश नीति के आधारभूत सिद्धांतों की चर्चा कीजिए जिसने भारत की विदेश नीति को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर एक बेहतर विदेश नीति के रूप में स्थापित किया है। सीधे पूछा हुआ सवाल है, पंचशील क्या है, गुट निरपेक्षता क्या है भारत की विदेश नीति के लिए, गुट निरपेक्षता की प्रासंगिकता क्या है। लास्ट में नीचे वाला पढ़ देता हूं, अर्थात अपने आंतरिक एवं बाह्य मामलों से संबंधित विभिन्न फैसले या आर्थिक व सामरिक पक्षों से संबंधित विभिन्न निर्णयों में भारत ने किसी भी राष्ट्र या अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के दबाव में न आकर, समुदाय के दबाव में न आकर स्वतंत्र विदेश नीति का संचालन किया है। एग्जाम्पल में लास्ट लाइन पढ़ रहा हूं, रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान रूस के साथ आर्थिक संबंधों पर प्रतिबंध के बावजूद भारत द्वारा रूस से भारी मात्रा में क्रूड ऑयल का खरीदा जाना, है ना। भारी मात्रा में, प्रिया कुमारी, आर्थिक संबंधों पर प्रतिबंध के बावजूद भारत द्वारा रूस से भारी मात्रा में क्रूड ऑयल का खरीदा जाना। चलिए, ये सब हमारी विदेश नीति के क्या है, आधारभूत
आएंगे चेंजिंग पैटर्न ऑफ फॉरेन पॉलिसी, लास्ट में उसकी भी चर्चा करेंगे प्रदीप, चिंता ना करो, कुछ भी बचेगा नहीं, घबराओ मत, है ना। अब देखो आत्मनिर्णय का सिद्धांत क्या है, क्लियर हो गया। अंतरराष्ट्रीय, ये तो बस बताने की जरूरत ही नहीं है, कई बार चर्चा हुई कि भारतीय विदेश नीति में सदैव हमने क्या कहा, ये तो हमारे संविधान में भी वर्णित है, अनुच्छेद 51 में भी यही तो कहा गया है, अंतरराष्ट्रीय जो भी समस्या है उसका पीसफुल तरीके से हल निकाला जाए। भारत सदैव अंतरराष्ट्रीय शांति सुरक्षा स्थायित्व का सदैव समर्थन, भारत की वैश्विक संस्थाओं में सदैव आस्था रही है, जैसे यूएन, ये भी हमारी विदेश नीति का, तो ये लिखवाने की समझाने की जरूरत नहीं है कि सदैव भारत क्या चाहता है जी, कोई भी विवाद हो, उसका तनाव उसके कारण जो अगर उत्पन्न हो रहा है तो उसका शांतिपूर्ण तरीकों से हल हो, है ना। चलिए, तो ये तो कॉमन सी बात है। इसी से एक चीज और भी निकल जाता है, जो अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं के प्रति भारत की आस्था है ना, यूएनओ जैसी संस्था है तो भारत का उसमें आस्था है, भारत उसके फैसले को सहर्ष स्वीकार करता है, हालांकि कई बार आपत्तियां भी हो जाती हैं, अलग बात है। अब देखिए विदेश नीति में हमने अब तक क्या क्या पढ़ा, आगे देखिए फटाफट क्या हमें और पढ़ना। अब विदेश नीति का उद्विकास देखते हैं, है ना, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। विदेश नीति एक दिन में थोड़ी बनती है, तो मौलिक सिद्धांत हमने देख लिया। भारतीय विदेश नीति का उद्विकास, इसके विभिन्न चरण क्या है उस पर चर्चा करते हैं, यहां से सवाल बन जाएगा, है ना। चलिए अगला एक हेडिंग बनाइए, इवोल्यूशन ऑफ फॉरेन पॉलिसी ऑफ इंडिया। भारतीय विदेश नीति का उद्विकास या क्रमिक विकास भी कह सकते हो। जो भारत की विदेश नीति है एक दिन में तो नहीं बनी है, 200-300 वर्षों की दास्ता के बाद भारत को आजादी मिली, 1947 में हम एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में आए, 1950 में हमें गणतांत्रिक देश के रूप में अंतरराष्ट्रीय मंच पर आते हैं, और हमारी स्वतंत्र विदेश नीति 1950 के आसपास से प्रारंभ होती है। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इसमें बहुत सारे चेंजेस भी आए, इसका जो विकास हुआ है इसमें बहुत सारी चीजें समय के प्रवाह के साथ इसमें बहुत सारी चीजें शामिल हुई, क्योंकि जैसे जैसे अंतरराष्ट्रीय मंच पर परिस्थितियां बनी है उसके अनुरूप हमारी विदेश नीति क्या है, उसमें कुछ नए अवयव, नए तत्व, नए रुझान उसमें जुड़ गए। जब अंतरराष्ट्रीय मंच पर परिस्थितियां हमारे विपरीत आई तो हमने अपनी विदेश नीति में कुछ यथार्थवाद को भी इसमें शामिल किया। अगर अंतरराष्ट्रीय मंच पर परिस्थितियां थोड़ी बेहतर थी तो हमने आदर्शवाद की नीति को पालन किया। तो जो भारत की विदेश नीति है 1947 से लेकर अब तक 2025 तक वह विभिन्न चरणों से गुजरी है, और उन चरणों में इसमें कई अलग अलग विशेषताएं इसमें देखी गई है कि विभिन्न अवधि में उस समय की मांग के अनुरूप, उस समय की परिस्थितियों के अनुरूप भारत की विदेश नीति में जो रुझान रहा है उसे हम समझते हैं, है ना, कि भारत की विदेश नीति का क्रमिक विकास कैसे हुआ, उद्विकास कैसे हुआ, धीरे धीरे विकास कैसे हुआ, उसके विभिन्न चरण हैं। अब देखो अलग अलग विदेश नीति के जानकार अलग अलग चरण बताते हैं, कोई 5 चरण कहता, कोई 6 चरण कहता, कोई 3 चरण कहता, वो अलग अलग मोटे तौर पर जो एवरेज माना गया है हम लोग उस पर चर्चा करते हैं। मोटे तौर पर आजाद भारत की विदेश नीति का विकास जो है वो लगभग 4 चरणों में आप देख सकते हैं, है ना। तो भारतीय विदेश नीति का के विकास के चरण की अगर बात की जाए तो इसको हम 4 चरणों में ब्रॉडर एस्पेक्ट में देखते हैं। जो पहला चरण है हम उसको कहते हैं आदर्शवादी युग, आदर्शवादी चरण या युग। ये हमारी विदेश नीति का आरंभिक दौर है, और प्रायः हम इसको 1947 से 1970 तक मानते हैं। हर युग में, हर चरण में कुछ ना कुछ अलग अलग विशेषताएं रही है। दूसरे चरण की यदि बात करें तो उसको हम कहते हैं यथार्थवादी चरण, है ना, यथार्थवादी चरण। और इसको हम 1971 से 1991 इस चरण को देखते हैं, है ना, यथार्थवादी चरण है। क्या है यथार्थवाद, आगे आप समझेंगे। विदेश नीति का जो तीसरा चरण है उसको हम कहते हैं आर्थिक उदारीकरण का, आर्थिक उदारीकरण से संबंधित युग या चरण, और इसको हम 1991 से लेकर 2014 के मध्य देखते हैं। हालांकि अभी भी आर्थिक उदारीकरण का दौर अभी भी है, इसको 2 पार्ट में चाहे तो आप बांट कर भी देख सकते हैं, अलग अलग कैटेगराइजेशन है कि आर्थिक उदारीकरण का पहला एक चरण रहा 91 के पश्चात से लेकर 2014 तक, फिर 2014 से भारतीय विदेश नीति प्रधानमंत्री मोदी के रिजिम में जो आती है उसको हम अगले चरण के रूप में हम देख सकते हैं, है ना। तो जो चौथा चरण है हमारी विदेश नीति का वह पोस्ट 2014 स्टार्ट होता है, जिसको हम चौथे चरण के रूप में देख सकते हैं। जिसको मोदी युग या आर्थिक उदारीकरण फेज 2 चरण के रूप में देखते हैं।
मोदी डॉक्ट्रिन भी कई बार कही जाती है फॉरेन पॉलिसी लिखते वक्त। और ये जो चरण है यह 2014 से लेकर अब तक, यह भी आर्थिक उदारीकरण का ही दौर है बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था में, है ना। भारत के हितों की रक्षा हेतु आर्थिक संबंधों, आर्थिक विकास पर अधिक बल दिया गया है इस चरण में। हालांकि इस क्रम में सामरिकता का भी ध्यान रखा गया है। तो एक एक करके सभी चरण के बारे में देखते हैं मोटे तौर पर, चाहे तो इसको 4 बना लें या 5 बना लें, अलग अलग, लेकिन ये ब्रॉडर पार्ट में विकास के मोटे स्तर पर 4 चरण है। एक एक करके सबके बारे में जानना जरूरी है, क्योंकि यहीं से आप समझ पाएंगे कि विदेश नीति में कब कब क्या चीजें शामिल हुई, है ना। तो पहला चरण कौन सा है? आदर्शवादी युग। इसको हम गुट निरपेक्षता का भी दौर लिखते हैं, आदर्शवादिता का दौर भी लिखते हैं, है ना। प्रधानमंत्री नेहरू युग भी हम कई किताबों में लिखते हैं कि नेहरू युग पहला जो है, बना लिया सभी लोगों ने, है ना। हो गया, बना लिया सभी लोगों ने। चलिए पहला उठाते हैं आदर्शवादी युग। फर्स्ट जो है हमारी आदर्शवादी चरण युग या नेहरू युग भी इसको मोटे तौर पर, इसको हम लोग गुट निरपेक्षता का भी दौर कहते हैं। गुट निरपेक्षता का दौर या चरण, अलग अलग नामों से किताबों में इसको लिखा जाता है मोटे तौर पर। अभी अभी देखो देश आजाद हुआ था, है ना। किसी भी राष्ट्र की विदेश नीति जो है वह तत्कालीन संदर्भ में भी बनती है और दीर्घकालीन परिप्रेक्ष्य में राष्ट्र हित की पूर्ति के लिए भी बनती है। अब आप सोचिए कि आज से लगभग 78 वर्ष पूर्व क्या रहा होगा। भारत अभी अभी गुलामी से आजाद हुआ था। 200-300 वर्षों की दास्तां ने हमें क्या किया? हमारे पूरे आर्थिक आधारों को नष्ट कर दिया। कृषि हमारी जो आधारित अर्थव्यवस्था थी पूर्णतः खत्म हो गई। हम खाद्यान्न के मामलों में भी आत्मनिर्भर न रहे। किसान, मजदूर, लघु कुटीर उद्योग सबका सफाया कर दिया अंग्रेजी शासन व्यवस्था की नीतियों ने। लगान की ऊंची दर, तमाम आप सब कारण जानते हैं। देश आजाद हुआ था, हमारे पास रिसोर्स बहुत कम थे और हमें अपने लगभग 35 करोड़ आबादी का पेट भरना था, अपने राष्ट्रीय हित की पूर्ति अंतर्राष्ट्रीय मंच पर करनी थी। क्या हमारे लिए संभव था कि हम अस्त्र शस्त्र हथियारों के निर्माण के जरिए काम करें? अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उस समय परिस्थितियां भी बहुत खराब नहीं थी, है ना, उस समय। तो 1947 में जैसे भारत आजाद हुआ, शुरुआत में हमारी विदेश नीति में अनावश्यक शक्ति संतुलन की राजनीति से दूरी बनाए रखने की बात की गई। क्यों? क्योंकि अगर हम हिंद महासागर में हमारी जो अवस्थिति अगर आप देखें तो वो ऐसी थी कि हम शक्ति के 2 ध्रुवों के बीच में थे। अगर ऊपर देखें तो रशिया, चाइना, पूरा साम्यवादी देशों का प्रभाव, और नीचे आप देखें तो ब्रिटेन और अमेरिका के बहुत सारे द्वीप टापू। तो कहीं ना कहीं हमारे राष्ट्र हित में क्या था कि हम अनावश्यक इन शक्ति संतुलन की राजनीति में न पड़े और आराम से गुट निरपेक्षता की नीति को अपनाकर अपनी स्वतंत्र विदेश नीति का पालन करें। और यही भारत ने किया कि 1950 से लेकर 1960 के दशक तक हमने आदर्शवादिता के आधार पर अपनी विदेश नीति को संचालित किया और उसमें हमने पंचशील, शांतिपूर्ण सहअस्तित्व, गुट निरपेक्षता, तमाम आदर्शात्मक बातों को शामिल किया और इसका खामियाजा भी हमें आगे चलकर भुगतना पड़ा। 1947 में कश्मीर संबंधित विवाद की शुरुआत होती है और उस विवाद का परिणाम भविष्य में हमें बहुत कालांतर में मिला, 1980s के डिकेड में, लेटर 80 में, 1988 के बाद। लेकिन कश्मीर को लेकर तत्कालीन सरकार द्वारा जो नीतियां अपनाई गई वह नीतियां कालांतर में हमारे लिए दुष्कर हुई। उसकी चर्चा हम लोग आगे करेंगे भारत पाकिस्तान संबंधों के दरमियान। लेकिन आप सोचिए कि हमारी परिस्थितियां कैसी थी। 1949 में, 1949 में चाइना एक साम्यवादी क्रांति के पश्चात उत्पन्न होता है और शुरुआत में चीन का रुझान भारत की तरफ वैसा आक्रामक नहीं था। लेकिन जैसे ही माओ आते हैं सत्ता में और उन्होंने 5 फिंगर पॉलिसी दी। क्या है 5 फिंगर पॉलिसी? आगे डिटेल समझेंगे कि अगर तिब्बत को हथेली मानो तो 5 उंगलियां क्या है, लद्दाख ले से लेकर भारत के नेपाल, इधर सिक्किम, भूटान, अरुणाचल, ये पूरे 5 उंगलियां के समान है। अब ऐसी स्थिति में तिब्बत के मुद्दे पर भारत और चाइना के मध्य संबंधों में गतिरोध आना प्रारंभ हुआ। प्रधानमंत्री नेहरू ने चीन के रुझान को न समझते हुए मित्रता का हाथ बढ़ाया और ऐसी स्थिति में पंचशील जैसे आदर्शवादी सिद्धांतों के आधार पर संबंधों की स्थापना के प्रयास किए गए। 1950 के ही दशक में तिब्बत को लेकर चीन की राजनीतिक मंशा के कारण तिब्बत से जो भी वहां के स्थानीय लोग थे उनको बाहर भगाया गया और भारत ने यहीं पर तिब्बतीय शरणार्थी को प्रधानमंत्री नेहरू द्वारा यहां पर शरण प्रदान किया गया और यह दोनों देशों के मध्य संबंधों में कटुता का आधार बना। और इसके परिणाम स्वरूप अगर देखें तो 1962 में भारत पर चीन ने हमला किया और भारत का एक बड़ा पार्ट जो है वो चाइना ने अधिकृत कर लिया, जिसको आप अक्साई चीन का भाग करते हैं। यहां तक कि अरुणाचल तो छोड़ दें, असम के अधिकतर भाग में चीन की आर्मी का कब्जा हो गया। तो जो भारत की विदेश नीति थी वह आदर्शवादी युग में जी रही थी। हम रियलिस्टिक पर्सपेक्टिव में, विश्व राजनीति में रियलिज्म क्या कहता है कि हर राष्ट्र क्या चाहता है जी? अपनी शक्ति क्षमता का विस्तार चाहता है। हर राष्ट्र महत्वाकांक्षी होता है, वो अपनी प्रभाव क्षमता का विस्तार चाहता है। अंतरराष्ट्रीय राजनीति आदर्शवाद के जरिए नहीं चलती है कि ये सब कुछ ठीक ठीक रहे, शांति, स्थायित्व, सुरक्षा। ऐसा अंतरराष्ट्रीय राजनीति कभी नहीं होता। हमारे जो विदेशी नीति निर्माताओं ने थे
चाहे उनकी दूरदर्शिता का अभाव कह लें या तत्कालीन परिस्थितियों को न भांप सकने की योग्यता कह लें, क्षमता कह लें, हमें अपनी विदेश नीति के इस आरंभिक चरण का कुछ खामियाजा भी उठाना पड़ा और भारतीय जो हमारी क्षेत्रीय अखंडता के समक्ष चुनौती उत्पन्न हुई। हमने एक कश्मीर का एक बड़ा भाग जो है वो चाइना को युद्ध में हमसे छीन लिया गया। यहां तक कि पहले अरुणाचल का नाम क्या था जी, नेफा, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी। नेफा के अधिकतर भागों पर भी चीन ने नियंत्रण स्थापित कर लिया। यहां तक कि चीन आज तक अरुणाचल प्रदेश, जिसको आप नेफा कहते हैं, उस पर अपना आधिकारिक दावा हमेशा रखता रहता है। हमेशा वह चीन के द्वारा अपने मानचित्र में अरुणाचल प्रदेश, जो भारत की संप्रभु सीमा का पार्ट है, हमारा अनन्य भाग है, उसको बार बार चाइना के जरिए वह उसे चाइना मैप के जरिए उसे दिखा रहा है। यानी भारतीय विदेश नीति का यह वो दौर है जहां आदर्शवाद के आधार पर, आदर्शवादिता में क्या क्या है जी, आप समझिए, पंचशील, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की संकल्पना, शक्ति संतुलन की राजनीति से दूरी के आधार पर गुटनिरपेक्षता। अब यह सब प्रयास जो है, अगर ऐसा प्रयास होगा तो इससे समस्या जो है वह बढ़ेगी। और यही हुआ भारतीय विदेश नीति के अब आरंभिक चरणों में। जो आदर्शवादिता के आधार पर अंतरराष्ट्रीय राजनीति की गई, उसका कुछ अच्छा भी परिणाम रहा और कुछ बुरा भी। जैसे मान लो अच्छा परिणाम क्या रहा, दोनों का इवैल्यूएशन करते हैं। क्या आदर्शवादी चरण ने हमें सिर्फ नुकसान ही पहुंचाया, या भारत की विदेश नीति को अंतरराष्ट्रीय मंच पर एक नए स्वरूप में स्थापित किया? जैसे आज भी अंतरराष्ट्रीय मंच पर भारत की एक छवि कैसे राष्ट्र की है, एक शांतिप्रिय राष्ट्र की है, एक ऐसी राष्ट्र जो अंतरराष्ट्रीय समुदाय के प्रति श्रद्धा का भाव रखता है, जो अंतरराष्ट्रीय विवादों का समाधान शांतिपूर्ण प्रयासों से देखता है। तो जो शुरुआती आदर्शवादी युग है ना, बंद करो कमेंट फालतू, है ना, तुरंत जो है अनावश्यक टीका टिप्पणी, दिमाग का दही और मजा वजा, है ना, शब्द की गरिमा का ध्यान रखें, है ना, बच्चे नहीं है आप। अर्चना वर्मा, लिखने का तरीका संभाल लो, है ना, लिखने की भाषा, यही आईएएस की तैयारी हो रही है, यही भाषा, दिमाग की दही और फलना, यही तरीका है। थोड़ा सा छूट न दो कि सर पे चढ़ जाते हो, यही तरीका, यही कमेंट का स्तर यही है। ऐसे ही आईएएस बन के समझ ही नहीं सकते, है ना। ध्यान रखे, कमेंट करते वक्त एक एक कमेंट पर मेरी नजर रहती है। मजा दिला दीजिए और फजा दिला दीजिए, अच्छे से मजा दिला देंगे, है ना आशीष कुमार, सदा के लिए मजा दिला देंगे, है ना। भाषा कैसी गंदी लिखते हो, यही सरकारें बदलती है और वर्तमान सरकार द्वारा पिछली सरकार की आलोचना स्वाभाविक है। लोकतांत्रिक राजनीतिक प्रणाली में आलोचना, आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता रहता है। सरदार पटेल बनाम नेहरू, ये जो है यह हमेशा चलता रहता है ना। तो जब हम भारतीय प्रधानमंत्री, पहले जो प्रधानमंत्री है नेहरू युग की विदेश नीति से क्या हमें नुकसान ही मिला, क्या हमें उसका कुछ फायदा नहीं मिला? अगर आप देखिए तो सच्चाई क्या है कि तत्कालीन परिस्थितियां हमें इस प्रकार की नीति को अपनाने के लिए दबाव डाल रही, बाध्यकारी थी, है ना। अगर आप सोचिए, आपके पास था इतना पैसा कि आप सैन्य क्षमता का विकास कर सके, आपके पास इतनी सैन्य क्षमता, तकनीकी या तमाम चीजों के लिए पैसा चाहिए। आप 200-300 वर्षों की गुलामी के बाद आप एक राष्ट्र के रूप में आजाद हुए। आप अपने लोगों को खिलाने के लिए आपके पास अन्न तक नहीं था। ऐसी स्थिति में आलोचना करना, आरोप प्रत्यारोप, किसी पर आरोप लगाना बड़ा आसान बात है। लेकिन विदेश नीति के संचालन के क्रम में तत्कालीन परिस्थितियों का ध्यान रखते हुए भी कई बार नीतियां बनाई जाती है। हाँ, यह हम कह सकते हैं कि थोड़ी दूरदर्शिता का अभाव हो सकता है, जो समय को भांप न पाए। अंतरराष्ट्रीय राजनीति में चाइना की मंशा को भारतीय विदेश नेतृत्व के द्वारा न समझा गया। यह हमारी भूल अवश्य रही कि अगर आप पूरे राष्ट्र की विदेश नीति का संचालन कर रहे हैं तो आपको अपने पड़ोसी राष्ट्र की प्रवृत्ति का कुछ तो अनुमान लगाना चाहिए, है ना। आपको अनुमान लगाना चाहिए कि चीन की मंशा क्या है, चीन की राजनीतिक महत्वाकांक्षा क्या है। हमने उसकी महत्वाकांक्षाओं को बिना जाने पहचाने हमने पंचशील जैसे हिंदी चीनी भाई भाई का दौर बनाया और कालांतर में उसी भाई ने हमारी पीठ में छुरा घोंपा। तो जो भारत की विदेश नीति का आरंभिक दौर है बच्चों, यह आदर्शवादी युग है जिसमें गुटनिरपेक्षता, शांतिपूर्ण सहअस्तित्व या पंचशील जैसी बातों पर बल दिया गया। इसके कुछ लाभ भी हुए और कुछ नुकसान भी हुए। लाभ क्या हुआ? तो पहला लाभ क्या है, अंतरराष्ट्रीय मंच पर भारत की एक नई छवि बनी कि भारत एक ऐसा देश है, वह शक्ति संतुलन की राजनीति से पृथक रहने वाला देश है, शांतिपूर्ण देश है, पंचशील जैसी बातों का अनुसरण करता है, अंतरराष्ट्रीय शांति सुरक्षा स्थायित्व का सम्मान करता है, किसी भी राष्ट्र पर पहले आक्रमण न करता है। तो जो भारत की छवि एक दिन में किसी की इमेज नहीं बनती है, किसी की छवि एक दीर्घकालीन प्रक्रिया में बनती है। तो जो पहला चरण है, इसने भारतीय विदेश नीति को, कुछ नुकसान भी इसके हमें हुए लेकिन कुछ लाभ भी हुए। जब भी आप लिखें तो बड़ा बैलेंस्ड अप्रोच के साथ आपको लिखना है। तो 2-3 लाइन इसके बारे में संक्षेप में लिखते हैं। आदर्शवादी युग लिखिए क्या है, लिखिए आदर्शवादी युग क्या है, लिखिए भारतीय विदेश नीति का आरंभिक दौर। आ रहे हैं, सब पे बताएंगे। भारतीय विदेश नीति का आरंभिक दौर, आदर्शवादी युग
या नेहरू युग के नाम से जाना जाता है। इस अवधि में, इस अवधि ब्रैकेट में 1947 से 70, 1970 1947 से 70, इस अवधि में भारत ने अपनी विदेश नीति के संचालन के क्रम में, अपनी विदेश नीति के संचालन के क्रम में पंचशील, अपनी विदेश नीति के संचालन के क्रम में पंचशील, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व, गुट निरपेक्षता, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व, गुट निरपेक्षता जैसे आदर्शवादी तत्वों को शामिल किया, आदर्शवादी तत्वों को शामिल किया। वास्तव में यह भारतीय विदेश नीति का आरंभिक चरण था, जिसके पीछे तत्कालीन परिस्थितियां भी, जिसके पीछे तत्कालीन परिस्थितियां भी जिम्मेदार थीं। लंबे समय तक औपनिवेशिक शासन व्यवस्था के कारण, लंबे समय तक औपनिवेशिक शासन व्यवस्था के कारण, लंबे समय तक औपनिवेशिक शासन व्यवस्था के कारण भारत की आर्थिक स्थिति अत्यंत दयनीय हो चुकी थी। ऐसी स्थिति में, ऐसी स्थिति में शक्ति संतुलन की राजनीति से पृथकता, ऐसी स्थिति में शक्ति संतुलन की राजनीति से पृथकता अर्थात गुट निरपेक्षता की नीति को अपनाना स्वाभाविक विकल्प था। ऐसी स्थिति में शक्ति संतुलन की राजनीति से पृथकता अर्थात गुट निरपेक्षता की नीति को अपनाना स्वाभाविक विकल्प था। अब जरा समझते हैं क्या लिखा आपने। जैसे मान लीजिए अगर आप शक्ति संतुलन की राजनीति में शामिल होते, किसी भी एक खेमे में शामिल होते, तो दूसरा खेमा आपको क्या करता, डिस्टर्ब करने की कोशिश करता। जैसे मान लो अमेरिका आजादी के लगभग 2 वर्ष के बाद ही, लगभग 1948-49 में ही अमेरिका ने भारत को गेहूं प्रदान किया, भारत को आगे चलकर अनुसंधान विकास के क्षेत्र में सहयोग की। जैसे आप सामुदायिक विकास कार्यक्रम 52 में जो आप पढ़ते हैं, 1952 में भारत ने कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम स्टार्ट किया, भारत ने कृषि के क्षेत्र में अनुसंधान का विकास, अनुसंधान व विकास के लिए कार्य किया। ये सब अमेरिका के कंपनियों के सहयोग से, अमेरिकी सरकार के सहयोग से, अमेरिका द्वारा प्रदान किए गए गेहूं के आधार पर हमने अपने लोगों को अनाज की व्यवस्था थोड़ी हद तक उपलब्ध कराई। अब देखिए अमेरिका हमारी मदद कर रहा था, ऐसा नहीं कि वह मानवता के आधार पर, बल्कि अमेरिका क्या चाहता था कि भारत एक बड़ा देश है आबादी के हिसाब से, आकार के हिसाब से, सामरिकता के आधार पर, जियोपॉलिटिक्स के आधार पर, तो भविष्य में जो है यह एक एशिया में हमारा विकल्प, एक हमारा रणनीतिक भागीदार बन सकता है। ऐसी स्थिति में शीत युद्ध के दौर में अमेरिका ने दक्षिण एशिया में बढ़त हासिल करने के लिए हमारे साथ संबंधों को, है ना, मधुर बनाने का प्रयास किया। अब देखिए भारत क्या अमेरिका की तरफ झुक जाता? अगर हम अमेरिका की तरफ झुक जाते तो उधर सोवियत रूस के साम्यवादी विचारधारा का प्रसार चीन में साम्यवादी क्रांति के रूप में कालांतर में दिखा और पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना 1949 में विश्व के मानचित्र पर एक समाजवादी देश के रूप में आ चुका था। अगर भारत का इंक्लिनेशन यूएसए की तरफ होता तो हो सकता है कि साम्यवाद के प्रसार को लेकर रशिया चाइना की रणनीति के अंतर्गत हम अगले शिकार हो सकते थे। अब हमारे पास सैन्य क्षमता विकास करने के लिए पैसा था नहीं, खाना खिलाने के लिए पैसा ही नहीं था, तो भारत के लिए गुटनिरपेक्षता एक परिस्थितिजन्य स्वाभाविक विकल्प था, है ना, कि हम अगर इस शक्ति संतुलन की राजनीति में इन्वॉल्व होते तो हथियारों का, अस्त्र शस्त्र का निर्माण, सुरक्षा पर खर्च, कहां से हम पैसा लाते, है ना। ऐसी स्थिति में भारत ने क्या किया, दूरी बनाए रखी गुटनिरपेक्षता का सिद्धांत। तो तत्कालीन परिस्थितियां ऐसी थी कि हम पंचशील गुटनिरपेक्षता इन सब की नीति को अपनाया। आगे लिखिए, उसमें पैराग्राफ चेंज करके देखिए, भारतीय विदेश नीति में शामिल, भारतीय विदेश नीति में शामिल भारतीय विदेश नीति में शामिल आदर्शवादी सिद्धांतों के कारण
तथा चीन को रणनीतिक रूप में न समझ पाने की भूल के कारण, चीन को स्ट्रैटेजिकली रणनीतिक रूप में न समझ पाने की भूल के कारण इस नीति का खामियाजा भी भारत को उठाना पड़ा। इस नीति का खामियाजा भी भारत को उठाना पड़ा। 1960 के दशक में भारत चीन के मध्य युद्ध, भारत चीन के मध्य युद्ध, भारत पाकिस्तान युद्ध, अमेरिका पाकिस्तान चीन के मध्य बढ़ती निकटता, अमेरिका पाकिस्तान चीन के मध्य बढ़ती निकटता ने इस अवधि में भारतीय विदेश नीति की कठिन परीक्षा भी ली। अमेरिका पाकिस्तान चीन के मध्य बढ़ती निकटता ने भारतीय विदेश नीति की कठिन परीक्षा इस दौर में, भारतीय नीति की कठिन परीक्षा भी इस दौर में ली। पैराग्राफ चेंज करके, उपरोक्त समस्याओं के बावजूद अंतर्राष्ट्रीय मंच पर गुटनिरपेक्षता के नेतृत्वकर्ता देश के रूप में भारत की छवि, अंतर्राष्ट्रीय मंच पर गुटनिरपेक्षता के नेतृत्वकर्ता देश के रूप में भारत की छवि, एक शांतिप्रिय व सहिष्णु राष्ट्र के रूप में भारत की छवि ने भारत को एक नई पहचान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी प्रदान की। भारत को एक नई पहचान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी प्रदान की। तो पहला दौर क्या था, ध्यान रखना, कभी भी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में उत्तर लिखते वक्त भावनाओं में मत बह जाना, है ना। कई बार हम क्या करते हैं, अपनी शब्द भावनाओं पर कंट्रोल नहीं कर पाते। किसी भी सरकार की, किसी भी प्रधानमंत्री की बड़ाई लिखने लगते, उनकी आलोचना लिखने लगते, शब्दों को नाप तोल करके खर्च करने हैं, है ना। तो जब भी आप अंतर्राष्ट्रीय संबंध लिखते हैं तो बड़ा बैलेंस्ड अप्रोच चाहिए, किसी की आवश्यकता से अधिक निंदा और किसी के पक्ष में नहीं झुकना। प्रायः प्रधानमंत्री वगैरह का नाम ना लिखकर तत्कालीन प्रधानमंत्री ऐसा लिखते हैं हम, है ना। किसी भी दल, पॉलिटिकल पार्टी या किसी भी व्यक्तिगत स्तर पर प्रधानमंत्री का नाम वगैरह नहीं लेना चाहिए सामान्य तौर पर। हाँ, कोई बड़ा कदम अगर है तो उसके बारे में आप लिख सकते हैं, अलग बात है। तो पहला चरण कैसा रहा, इसमें अच्छाइयां भी देखी गई परंतु कुछ नुकसान भी अधिक देखे गए कि चाइना समझ लिया कि भारत जो है वह एक शांतिप्रिय राष्ट्र है, गुटनिरपेक्षता की वकालत कर रहा है, इस पर हमला भी करोगे तो यह प्रतिकार नहीं करेगा। सैन्य बजट इसका कुछ है ही नहीं। सोचिए कि कितनी लापरवाही रही हमारी कि जो अक्साई चीन का बड़ा पार्ट है उसमें बीचों बीच रोड चाइना के द्वारा बना दिया गया, और जब चाइना ने मानचित्र रिलीज किया तो हमारे नीति निर्माताओं को लगा अच्छा ये तो कहीं देखा हुआ पार्ट है। सोचिए कि हम विदेश नीति के मोर्चों पर कितनी लापरवाही हमारे द्वारा बरती गई कि अक्साई चीन के बीचों बीच चाइना ने राजमार्ग बना दिया, और राजमार्ग बनाने में आज ना टेक्नोलॉजी डेवलप हो गई है, उस जमाने में आप सोचिए कि रोड बनाने में कितना समय लगा होगा, और वो भी दुर्गम उस स्थल पर, -50 से नीचे टेम्परेचर है, दुर्गम जो है उबड़ खावर, और वहां पर चाइना ने रोड बना दिया, 3-4 साल लगे, और हमारे विदेश मंत्री को, हमारे सुरक्षा संबंधित जो भी अधिकारी है उनको इसकी भनक तक नहीं, सीपेक की बात नहीं हो रही है। और जब चाइना ने मानचित्र रिलीज किया तो हमारे नीति निर्माताओं ने कहा अच्छा ये तो देखा हुआ लग रहा है, ये पार्ट ये बता रहा है कि विदेश नीति के अंतर्गत पूर्वोत्तर में जब चाइना ने हम पर आक्रमण किया तो अरुणाचल, यहां तक कि असम का बड़ा भाग, बंगाल तक दस्तक दे चुके थे, और हमने नीति क्या बनाई कि भैया पूर्वोत्तर का विकास करोगे तो ये चीन की आर्मी घुसते हुए टहलते हुए हमारे देश के अन्य भागों में आ जाए। मतलब ये कैसी नीति रही। तो कुछ दूरदर्शिता का अभाव भी अवश्य था, इसमें कहीं कोई शक नहीं कि अगर हमें संपूर्ण राष्ट्र की सुरक्षा हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए और हम अपने राष्ट्र की सुरक्षा को दरकिनार नहीं कर सकते हैं। चीन की महत्वाकांक्षा को हमें समझना चाहिए। यही तो फॉरेन पॉलिसी की लिटमस टेस्ट है। फॉरेन पॉलिसी तत्कालीन परिस्थिति के लिए थोड़ी बनती है, लंबे समय में, दीर्घकालीन परिप्रेक्ष्य में किसी भी राष्ट्र के राष्ट्र हित के मद्देनजर विदेश नीति बनती। तो चाइना को समझने में हमारी भारी भूल हुई और इसका खामियाजा अब इधर पाकिस्तान भी उछलना स्टार्ट किया। देखिए हम पर 65 में युद्ध, सोचो कि मुट्ठी भर सा देश है, उसने हम पर आक्रमण कर दिया, और कई बार चाइना से जब हमें हार मिली तो पाकिस्तान का मनोबल बढ़ा कि अच्छा चीन तो इसका दुश्मन है, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। देखिए एक नया समीकरण बनना स्टार्ट हुआ। गिलगिट बाल्टिस्तान का एक बड़ा पार्ट जो है पाकिस्तान ने कहा कि चाइना भैया लो गिफ्ट में आपको दिया, आप भी क्या याद करो। दोनों देशों के मध्य जो निकटता है ये 60 के दशक में बढ़नी स्टार्ट हुई। इधर अंतरराष्ट्रीय मंच पर अमेरिका बार बार क्या चाह रहा था कि भारत को अपने निकट लाए, दक्षिण एशिया पर उसकी निगाह थी, उसको खतरा था कि रूस से चाइना में समाजवाद आ गया, कहीं कास्केडिंग इफेक्ट, गिरता हुआ अस्तर अगर हुआ तो पूरा दक्षिण एशिया जो है वो लाल झंडा, लाल सलाम ना हो जाए, कहीं ना कहीं वहां समाजवाद की विचारधारा न फैल जाए।
और भारत एक डेमोक्रेटिक देश है। ऐसी स्थिति में अगर भारत को नजदीक लाओगे तो समाजवाद की विचारधारा के विरोध में हमें दक्षिण एशिया में एक मजबूत कंधा मिल जाएगा। और ऐसी स्थिति में अमेरिकी नीति निर्माता, अमेरिका के राष्ट्रपति डी आइजनहावर भारत की यात्रा करते हैं, भारत अमेरिका संबंधों को बेहतर बनाने का प्रयास करते हैं। लेकिन अगर आप नेहरू की राजनीति को समझें तो 1926 के बाद धीरे धीरे नेहरू का रुझान समाजवाद की तरफ होता है, कांग्रेस में समाजवाद का उदय होता है। और ऐसी स्थिति में नेहरू जो है वो अमेरिका के विरोध में रशिया पर अधिक ट्रस्ट करने लगते हैं, थोड़ा समाजवाद की तरफ इंक्लिनेशन झुकता है। अमेरिका के बार बार हमारे निकट आने, अनुरोध करने, हमारे साथ आने की तमाम कोशिशों को भारत ने दरकिनार कर दिया। और भारत कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो वह जानबूझकर इन तीनों देशों के मध्य जो समस्या पनप रही थी भारत के विरोध में, उसको हवा देने में भी काम आ गया। चाइना, पाकिस्तान अब निकट हो गए। 60 के 62 में चाइना ने हम पर हमला किया, 65 में पाकिस्तान, चाइना ने उधर परमाणु विस्फोट कर लिया, अब पड़ोस में परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र आ गए। ऐसी स्थिति में भारत के लिए समस्या और बढ़ गई। अब इधर अमेरिका, चाइना, पाकिस्तान के मध्य एक नेक्सस बनना स्टार्ट हुआ धीरे धीरे कि कहीं ना कहीं भारत को दक्षिण एशिया में काउंटर करना है। तो ऐसा नहीं है कि चाइना और अमेरिका का रिलेशन सब दिन खराब रहा है। भारत के विरोध में पाकिस्तान आज से नहीं अमेरिका का एलाई है, बल्कि अगर हम देखें तो शीत युद्ध के दौर में जो गुट बने उसी समय से पाकिस्तान अमेरिका निकट रहा है। अब देखो अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियां बच्चों कैसे विपरीत बनती है कि हमारे देश के विरुद्ध में ऐसी राजनीति होने लगी और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हम पर दबाव दिखने लगा। तो गुट निरपेक्षता, आदर्शवादिता से हमें लाभ कम मिला, समस्याएं अधिक बढ़ी और इसी कारण हमें गियर चेंज करने की आवश्यकता महसूस हुई। और जो अगला चरण हमारी विदेश नीति का आया वो रणनीतिक यथार्थवाद या यथार्थवाद का चरण आया, जिसके बारे में हम लोग चर्चा कल की क्लास में करेंगे, है ना। आज जितने सवाल है फटाफट पूछो।